दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के इतिहास विश्व इतिहास के कुछ विषय का 5वां अध्याय यायावर साम्राज्य। इस अध्याय में आप मंगोलों के बारे में अध्ययन करेंगे। मंगोलों की सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी, प्रसिद्ध मंगोल शासक चंगेज खां का जीवन परिचय, उसके कार्य और उपलब्धियां क्या थीं, और चंगेज खां के उपरांत मंगोलों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 11वीं कक्षा के इतिहास का 5वां अध्याय यायावर साम्राज्य। दोस्तों यायावर का मतलब घुमक्कड़ होता है। तो ये प्रश्न उठता है कि घुमक्कड़ लोग एक भौतिक स्थिति या भौतिक शब्द साम्राज्य की स्थापना कैसे कर सकते हैं। दोस्तों साम्राज्य जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचे में स्थिरता की ढांचा प्रदान करता है और सुपरिष्कृत प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा एक व्यापक भूभागी प्रदेश में सुचारू रूप से शासन प्रदान किया। लेकिन कई बार समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं बहुत संकीर्ण होती हैं, गैर ऐतिहासिक हो जाती हैं, क्योंकि वे किसी बधे बधाए सांचे में उन्हें ढालते हैं। ये परिभाषाएं तब त्रुटिपूर्ण सिद्ध होती हैं जब हम यायावर समूहों द्वारा निर्मित उनके कुछ साम्राज्य संबंधी संगठनों का अध्ययन करते हैं। पिछले अध्याय में आपने जाना था इस्लामी इलाकों में राज्य निर्माण और अरब प्रायद्वीप की बद्दू यायावर परंपरा किस प्रकार से भिन्न वर्ग के यायावरों का अध्ययन आपने किया था, और मध्य एशिया के मंगोल जिन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेज खां के नेतृत्व में की थी, उसका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक फैला हुआ था। दोस्तों कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलिया के यायावर लोग दीनहीन जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। लेकिन मध्य एशिया के ये घुमक्कड़ लोग एक ऐसे अलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिन पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव न पड़े। इन समाजों ने विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क रखा, उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा और उनसे बहुत कुछ सीखा, जिनके एक वे महत्वपूर्ण अंग थे। तो हम इस अध्याय में चंगेज खां के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से चंगेज खां के नेतृत्व में अपनी पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित करके एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धति का सूत्रपात किया गया। और मंगोलों के सामने ये चुनौती थी कि वे केवल अपनी स्टेपी परंपराओं के जरिए हाल में जीते गए क्षेत्रों का शासन नहीं चला सकते थे, और इस वजह से नए क्षेत्र में उन्हें तरह तरह के लोगों, अर्थव्यवस्थाओं और धर्मों का सामना करना पड़ा। दोस्तों अपना यायावर साम्राज्य बनाने के लिए उन्हें कुछ नए कदम उठाने पड़े, कुछ समझौते करने पड़े, और इस साम्राज्य का यूरेशिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसने मंगोलों के समाज के चरित्र और संरचना को हमेशा के लिए बदल गया। दोस्तों स्टेपी निवासियों ने आमतौर पर अपना कोई साहित्य नहीं रचा, इसलिए हमारे पास इन यायावरी समाजों का ज्ञान मुख्यतः इतिवृत्त, यात्रा वृत्तांत और नगरी साहित्यकारों के दस्तावेजों से मिलता है। और इन लेखकों को यायावरों के जीवन संबंधी सूचनाएं अज्ञात और पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं। मंगोलों की साम्राज्यिक सफलताओं ने अनेक विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया। उसमें कुछ ने अपने अनुभवों के यात्रा वृत्तांत लिखे, अन्य मंगोल अधिपतियों के राज्याश्रय में रहे। इन व्यक्तियों की पृष्ठभूमि अलग अलग थी। बौद्ध, कन्फ्यूशियसवादी, ईसाई, तुर्क और मुसलमान ये लोग थे। यद्यपि इन लोगों को मंगोल रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं था और इनमें अनेक इनके विषय में सहानुभूतिपरक विवरण और यहाँ तक कि उनकी प्रशस्तियाँ भी लिखी। और ऐसे विवरणों ने यूरेशिया के शहरों में उपजे इन निंदापूर्ण लेखों को चुनौती दी, जिनमें मंगोलों को स्टेपी लुटेरा बताकर हाशिए पर डाल दिया जाता था। इन सबसे मंगोलों की तस्वीर पहले से कहीं ज़्यादा जटिल हो गई। इसलिए मंगोलों का इतिहास रोचक तथ्य उपलब्ध कराता है, जिससे कि सामान्यतः भ्रमणशील समाजों द्वारा जिस ढंग से यायावर समुदाय को हम आदिम बर्बर के रूप में पेश किया गया है, उन पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बर्बर क्या होते हैं? तो दोस्तों अंग्रेजी में बारबेरियन शब्द यूनानी भाषा के बारबरोस शब्द से निकला है, जिसका तात्पर्य गैर यूनानी लोगों से होता है और जिनकी भाषा यूनानियों को बेतरतीब, कोलाहल या बर्बर के समान लगती है। यूनानी ग्रंथों में बर्बरों को बच्चों की तरह दिखाया गया है, जो सुचारू रूप से बोलने या सोचने में असमर्थ होते हैं, डरपोक होते हैं, विलासप्रिय, निष्ठुर, लालची होते हैं। तो दोस्तों
रोमन वासियों के पास जब ये धारणा आई तो रोम वासियों ने बर्बर शब्द का प्रयोग जर्मन जनजातियों गाल और हूण जैसे लोगों के लिए किया, और चीनियों ने स्टेपी प्रदेश के बर्बरों के लिए दूसरे शब्द का प्रयोग किया, पर उनमें से किसी शब्द के सकारात्मक अर्थ नहीं थे। दोस्तों, संभवतः मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूसी विद्वानों ने किया, जब जार शासक मध्य एशियाई क्षेत्रों में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर रहे थे। ये कार्य औपनिवेशिक वातावरण में हुए, जो प्रायः हमें सर्वेक्षण टिप्पणियों के रूप में मिलते हैं, और इन्हें यात्रियों, सैनिकों, व्यापारियों और पुरातत्वविदों ने तैयार किया था। जब प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में सोवियत गणराज्य का विस्तार हुआ तो नव मार्क्सवादी इतिहास लेखन में ये तर्क दिया गया कि प्रचलित उत्पादन प्रणाली सामाजिक संबंधों की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसने चंगेज खां और उभरते हुए मंगोल साम्राज्य को मानव विकास की उस संक्रमण अवस्था के दायरे में रखा जिसमें जनजातीय उत्पादन प्रणाली से सामंती उत्पादन प्रणाली की ओर परिवर्तन हो रहा था। ये परिवर्तन सापेक्षिक रूप से एक वर्ग विहीन सामाजिक व्यवस्था से उस सामाजिक व्यवस्था की ओर हुआ जिसमें कृषक और लार्ड के बीच एक विशाल अंतर आ गया। इतिहास की ऐसी निर्धारित व्याख्या का अनुसरण करने पर मंगोल भाषाओं, उनके समाज और संस्कृति पर अति उत्तम शोध बोरिस याकोवालेविच व्लादिमीर स्टाव जैसे अनेक विद्वानों ने किया। दूसरे अन्य विद्वानों जैसे वैशिली व्लादिमीरोविच बार्टोल्ड ने सोवियत विचारधारा का समर्थन नहीं किया, और एक ऐसे समय जब स्टालिन के शासनकाल में आंचलिक राष्ट्रवाद के कारण घबराहट व्याप्त हो गई, तब बार्टोल्ड के द्वारा चंगेज खां और उसके वंशजों के अधीन मंगोलों का जीवन और उनकी उपलब्धियों के सकारात्मक और सहानुभूतिपरक विवरण उन्हें जो था अभिवेचकों या सेंसर्स के रोष का पात्र बना दिया था। उन्होंने बार्टोल्ड की रचनाओं के प्रसार पर कठोरतापूर्वक पाबंदी लगा दी और केवल 1960 के दशक में उदारवादी ख्रुश्चेव युग के दौरान उसके उपरांत उसकी रचनाओं को 9 खंडों में प्रकाशित किया गया। पार महाद्वीपीय मंगोल साम्राज्य। पार महाद्वीपीय का मतलब एक ऐसा साम्राज्य जो दूसरे महाद्वीप में भी फैला हो। तो ये विस्तार का मतलब ये भी था कि जो शोध के स्रोत विद्वानों को उपलब्ध हैं वे अनेक भाषाओं में रचे गए थे। इनमें सबसे निर्णायक स्रोत चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषा में उपलब्ध हैं, पर महत्वपूर्ण सामग्रियां हमें इतालवी, लैटिनी, फ्रांसीसी और रूसी भाषा में मिलती हैं, और अक्सर एक ही मूल ग्रंथ भिन्न भिन्न आशय के साथ 2 अलग अलग भाषाओं में प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे चंगेज खां के विषय में सबसे प्राचीन विवरण जो है दोस्तों, ये मंगकोल उन न्यूतोबिन मंगोलों का गोपनीय इतिहास, जो मंगोल और चीनी भाषा में मिलते हैं, एक दूसरे से अलग हैं। और इस तरह मार्को पोलो द्वारा मंगोल राज दरबार का यात्रा वृत्तांत, जो कि इतालवी और लैटिनी भाषा में है, वे एक दूसरे से मेल नहीं खाते। चूँकि मंगोलों ने अपने बारे में स्वयं बहुत कम साहित्य रचा और विदेशी सांस्कृतिक वातावरण में रहने वाले विद्वानों ने उनके बारे में ज़्यादातर लिखा, इसलिए इतिहासकारों को उन विदेशी मूल रचनाओं में जिन वाक्यांशों का प्रयोग हुआ है उसका मंगोल भाषा के करीबी अर्थ निकालने के लिए जो है वांग मीमांसक यानी फिलोफिजिस्ट की भूमिका निभानी पड़ी। एक हैं ईदेर दे रखेविल्ड्स मंगोलों का गोपनीय इतिहास, और गरेहार्ड डोफर जिन्होंने मंगोल और तुर्की शब्दावलियों पर काम किया जो फारसी में शामिल हो गई। जैसे विद्वानों की रचनाएं मध्य एशिया के यायावरों के इतिहास के पढ़ने की कठिनाइयों को उजागर करती हैं, और इस अध्याय में आगे चलकर हम देखेंगे कि चंगेज खां और मंगोलों के विश्वव्यापी साम्राज्य के बारे में उसकी अविश्वसनीय उपलब्धि के बावजूद उद्यमी विद्वान अनुसंधानकर्ताओं को अभी बहुत कुछ खोजबीन और छानबीन करना बाकी है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। 13वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में यूरो एशियाई महाद्वीप के महान साम्राज्यों ने मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति के अभ्युदय के एक बड़े खतरे का अनुभव किया। चंगेज खां की मृत्यु 1227 में हुई थी और इसने मंगोलों को संगठित किया, लेकिन चंगेज खां की जो राजनीतिक दूरदर्शिता थी वो मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश मंगोल जनजातियों का एक मात्र महासंघ बनाने से कहीं अधिक दूरगामी थी। उसे ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त था। यद्यपि उसका अपना जीवन मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने और साम्राज्य संलग्न क्षेत्र जैसे उत्तर चीन, तुरान, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूसी स्टेपी प्रदेशों के विरुद्ध युद्ध अभियानों के नेतृत्व और प्रत्यक्ष संचालन में बीता, फिर भी उसके वंशजों ने इस क्षेत्र से आगे जाकर चंगेज खां के स्वप्न को सार्थक किया
और दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। यहाँ पर मैप में आप चंगेजों के या मंगोल खां के जो है साम्राज्य को देख सकते हैं कि यहाँ रूस के मास्को से लेकर किस तरह से बगदाद, औरमुज, तिब्बत, चीन, मंगोलिया ये सब उसमें शामिल थे। दोस्तों, चंगेज खां के आदर्शों के मुताबिक उसके पोते मोनके, जिसका कि समय काल 1251 से 1260 है, उसने फ्रांस के शासक लुई 9वें को ये चेतावनी दी कि स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी का केवल एक अधिपति चंगेज खां स्वर्गपुत्र। जब शाश्वत स्वर्ग की शक्ति से संपूर्ण विश्व सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने तक आनंदित और शांति में रहेगा, तब यह स्पष्ट होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। यद्यपि आपने शाश्वत स्वर्ग की आज्ञप्ति को समझ लिया है, फिर भी आप हम पर विश्वास न करते हुए ध्यान नहीं देना चाहते और केवल यह कह देते हैं कि हमारा देश दूर है, हमारे पर्वत विराट हैं और हमारे समुद्र विशाल हैं। अगर इस विश्वास के साथ आपको हमारे विरुद्ध सैन्य बल लेकर आएंगे, तब भी हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा उस शाश्वत स्वर्ग को भी पता है जिसने कठिनाई को आसान बनाया है और सुदूर को निकट ला दिया है। ये केवल कोरी धमकियां नहीं थी। चंगेज खां के एक दूसरे पोते बाटू ने अपने 1236 से 1241 के अभियानों में रूस की भूमि को मास्को तक रौंद डाला और पोलैंड, हंगरी पर विजय प्राप्त कर वियना के बाहर पड़ाव डाल दिया। 13वीं शताब्दी तक यह लगने लगा कि शाश्वत आकाश मंगोलों के पक्ष में था। चीन के अधिकांश भाग, मध्य पूर्व एशिया और यूरोप यह मानने लगे कि चंगेज खां की आबाद दुनिया पर विजय केवल ईश्वर का गुस्सा है और ये कयामत के दिन की शुरुआत है। दोस्तों, बुखारा पर कब्जा। परवर्ती 13वीं शताब्दी के ईरान के मंगोल शासकों के एक फारसी इतिहासकार जुवैनी ने 1220 में बुखारा की विजय का वृत्तांत दिया। जुवैनी के कथानुसार नगर की विजय के बाद चंगेज खान उत्सव मैदान में आ गया, जहां पर नगर के धनी व्यापारी एकत्रित थे। उन्होंने उन्हें संबोधित करके कहा, अरे लोगों, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं और तुम में से जो अधिक संपन्न लोग हैं उन्होंने सबसे अधिक पाप किए हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि इस समय मेरे पास क्या प्रमाण है, तो मैं इसके लिए कहूँगा कि मैं ईश्वर का दंड हूँ। यदि तुमने पाप न किए होते तो ईश्वर ने तुम्हें मुझे दंड के लिए तुम्हारे पास न भेजा होता। अब कोई व्यक्ति बुखारा पर अधिकार होने के बाद खुरासान भाग गया था और उससे नगर के भाग्य के बारे में पूछने पर उसने उत्तर दिया, वे आए, दीवारों को ध्वस्त कर दिया, जला दिया, लोगों का वध किया, लूटा और चल दिए। दोस्तों, मंगोलों ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का निर्माण किया और दूसरे विश्व विजेता सिकंदर की उपलब्धियों को बौना बना दिया। पूर्व औद्योगिक काल में जब प्रौद्योगिकी संचार व्यवस्था अपर्याप्त थी, तब मंगोलों ने अपने विशाल साम्राज्य के शासन और उसे नियंत्रित करने के लिए किन कौशलों का प्रयोग किया। और एक ऐसे व्यक्ति जिसे अपने नैतिक और शासन के दैवीय अधिकारों के प्रति इतना आत्मविश्वास था, चंगेज खान ने अपने अधिकतर अधिकार क्षेत्र में बसे हुए विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समुदायों के साथ किस तरह एक साथ संबंध रखा होगा। उसकी राजसत्ता के विकास में इस बहुविविधता या विविधता का क्या प्रभाव हुआ। जो भी हो, मंगोल और चंगेज खां की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम उसके प्रारंभिक शुरुआती जीवन काल से शुरू करें। मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि। दोस्तों, मंगोल विविध जन समुदाय का एक निकाय था और ये लोग पूरब में तातार, खितान और मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के कारण परस्पर जुड़े हुए थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे, कुछ शिकारी थे, संग्राहक थे। पशुपालक घोड़ों, भेड़ों और कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे बकरी और ऊंट पालते थे। उनका घुमक्कड़पन मध्य एशिया की चारण भूमि स्टेपीज में हुआ, जो आज का आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। और इस क्षेत्र का परिदृश्य आज जैसा अत्यंत मनोरम था और क्षितिज अत्यंत विस्तृत और लहरिया मैदानों से घिरा हुआ था, जिसके पश्चिमी भाग में अल्ताई मैदानों की पहाड़ियां चोटी थीं। दक्षिणी भाग में शुष्क गोबी का मरुस्थल, इसके उत्तर में पश्चिम में ओनोन और सेलेंगा जैसी नदियां और बर्फीली पहाड़ियों से निकले सैकड़ों झरनों के पानी से सिंचित हो रहा था। पशुओं को चराने के लिए यहाँ अनेक हरे घास के मैदान, प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे शिकार अनुकूल ऋतुओं में उपलब्ध हो जाते थे। शिकारी संग्राहक लोग पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्र के उत्तर में साइबेरिया वनों में रहते थे और वे पशुपालन लोगों को तुलना में अधिक गरीब होते थे।
और ग्रीष्मकाल में पकड़े गए जानवरों की खाल से व्यापार से अपना जीविकोपार्जन करते थे। और इस पूरे क्षेत्र के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत अंतर पाया जाता था। मौसम अत्यधिक कठोर था, लंबा शीतकाल होता था, थोड़े समय के लिए गर्मियाँ आती थीं और बहुत थोड़े समय में ही साल के सीमित अवधियों में कृषि करना संभव था। लेकिन मंगोलों ने कृषि कार्य नहीं अपनाया, न ही पशुपालकों और शिकारी संग्राहकों की अर्थव्यवस्था घने आबादी वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में समर्थ थी। इसके परिणाम से ये हुआ कि इन क्षेत्रों में कोई नगर नहीं उभर पाया। मंगोल तंबुओं और जर्रों में निवास करते थे और अपने पशुधन के साथ शीतकालीन निवास स्थल से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर चले जाते थे। निर्जातीय और भाषाई संबंधों ने मंगोलों लोगों को परस्पर जोड़ रखा था, पर उपलब्ध आर्थिक संसाधनों की कमी थी और इसके कारण उनका समाज अनेक पितृपक्षी वंशों में विभाजित था। धनी परिवार विशाल होते थे, उनके पास अधिक संख्या में पशु और भूमि होती थी। इस कारण उनके अनेक अनुयायी होते थे। स्थानीय राजनीति में उनका अधिक दबदबा होता था। समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं जैसे भीषण शीत ऋतु के दौरान एकत्र की गई शिकार सामग्री और भंडार में रखी हुई सामग्रियां समाप्त हो जाने की स्थिति में अथवा वर्षा न होने पर घास के मैदान के सूख जाने पर उन्हें चारागाहों की खोज में भटकना पड़ता था। इस दौरान उनमें संघर्ष होता था। पशुधन को प्राप्त करने के लिए वे लूटपाट भी करते थे और प्रायः परिवारों के समूह आक्रमण करने और अपनी रक्षा करने के लिए कोई शक्तिशाली संपन्न और कुलों से मित्रता कर लेते थे और परिसंघ बना लेते थे। कुछ अपवादों को छोड़कर ऐसे परिसंघ प्राय छोटे और अल्पकालिक होते थे और मंगोल और तुर्की कबीलों को मिलाकर चंगेज खां द्वारा बनाया गया परिसंघ 5वीं शताब्दी में अट्टीला द्वारा बनाए गए परिसंघ के बराबर था। दोस्तों, अट्टीला द्वारा जो परिसंघ बनाया गया था उसके विपरीत जो चंगेज खां का परिसंघ था वो बहुत अस्थायी रहा और अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद भी कायम रहा। यह व्यवस्था इतनी अस्थायी थी कि चीन, ईरान और पूर्वी यूरोपीय देशों की उन्नत शस्त्रों से लैस विशाल सेनाओं का मुकाबला करने में सक्षम थी। मंगोलों ने इन क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने के साथ जटिल कृषि अर्थव्यवस्था और नगरीय आवासों का बड़ी कुशलता से प्रशासन किया। मंगोलों के अपने सामाजिक अनुभव और रहने के तौर तरीके इनसे अलग थे। यद्यपि यायावरी सामाजिक और राजनीतिक संगठन कृषि अर्थव्यवस्थाओं से अलग थे, पर ये दोनों समाज एक दूसरे को जानते थे। स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी थी और मंगोलों को मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए चीन के अस्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था। ये व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी था। यायावर कबीले खेती से प्राप्त उत्पाद और लोहे के उपकरण को चीन से लाते थे और घोड़े, फर और स्टेपी में पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे। उन्हें वाणिज्यिक क्रियाकलापों में काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ता था क्योंकि दोनों पक्ष अधिक लाभ प्राप्त करने की होड़ में बेधड़क सैनिक कार्रवाई भी कर बैठते थे। जब मंगोल कबीलों के लोग साथ मिलकर व्यापार करते थे तो अपने चीनी पड़ोसियों को व्यापार में बेहतर शर्तें रखने के लिए मजबूर कर देते थे। कभी कभी ये लोग व्यापारिक संबंधों को नकार कर केवल लूटपाट करने लगते थे और मंगोलों का जीवन अस्त व्यस्त होने पर भी इन संबंधों में बदलाव आता था। और ऐसी स्थिति में चीनी लोग अपने प्रभाव का प्रयोग स्टेपी क्षेत्र में बड़े आत्मविश्वास से करते थे और इन सीमावर्ती झड़पों में अस्थायी समाज कमजोर पड़ने लगे। उन्होंने कृषि को अस्त व्यस्त कर दिया, नगरों को लूटा और दूसरी ओर घुमक्कड़ लूटपाट का संघर्ष क्षेत्र से दूर भाग जाते थे जिनसे उन्हें बहुत कम हानि होती थी। अपने संपूर्ण इतिहास में चीन को इन यायावरों से भिन्न भिन्न शासन कालों में बहुत अधिक क्षति पहुंची। यहाँ तक कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही अपनी प्रजा के रक्षा के लिए चीनी शासकों ने किलेबंदी करना शुरू किया और 3री शताब्दी ईसा पूर्व से इन किलेबंदियों का एकीकरण सामान्य रक्षात्मक ढांचे में किया गया, जिसे आज चीन की महान दीवार के रूप में जाना जाता है। उत्तरी चीन के कृषक समाजों पर यायावरों द्वारा लगातार हमले और उनसे पनपते अस्थिरता और भय का यह एक प्रभावशाली दृष्टिगत साक्ष्य है। यहाँ पर देखिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी चीन की महान दीवार इसमें दिखाई गई है। अब आइए मंगोलों के जो महत्वपूर्ण शासक, प्रारंभिक शासक चंगेज खां, उसका जीवन वृत्त देखते हैं। चंगेज खां का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। उसके पिता का नाम एसुजेई, जो कियात कबीले के मुखिया थे। वह एक परिवारों का समूह था और बोर्जीगिद कुल से संबंधित था। उसके पिता की अल्पायु में हत्या कर दी गई थी और उसकी माता ओलुन इके ने तेमुजिन और उसके सगे तथा सौतेले भाइयों का लालन पालन बड़ी कठिनाई से किया था।
1170 का दशक विपर्यायों से भरा था। तेमुजिन का अपहरण कर उसे दास बना लिया गया और उसकी पत्नी बोरटे का भी विवाह के उपरांत अपहरण कर लिया गया और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाई लड़नी पड़ी। विपत्ति के इन वर्षों में भी वह कई मित्र बनाने में कामयाब रहा। नवयुवक बोघुरचू उसका प्रथम मित्र था और सदैव एक विश्वस्त साथी के रूप में उसके साथ रहा। उसका सगा भाई आंडा जमोका भी उसका एक विश्वसनीय मित्र था और तेमुजिन ने कैराइट लोगों के शासक और अपने पिता की वृद्ध सगे भाई तुर्गिल उर्फ ओक खां के साथ पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना की। जम्मू का उसका पुराना मित्र था, बाद में वह उसका शत्रु बन गया। 1180 और 1190 के दशक में तेमुजिन ओंग खान का मित्र रहा और उसने इस मित्रता का इस्तेमाल जमुका जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को परास्त करने के लिए किया। जमुका को पराजित करने के बाद तेमुजिन में काफ़ी आत्मविश्वास आ गया। अब वह अन्य कबीलों के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़ा। इसमें से उसके पिता के हत्यारे, शक्तिशाली तारतार कैटराइट और खुद ओंग शासक ओंग खान, जिनके विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा था। 1206 में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों का निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजिन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। उसकी इस प्रतिष्ठा को मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा, जिसको कि कुरिलताई कहा जाता है, उसमें मान्यता मिली और चंगेज खान समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। 1206 में कुरिलताई से मान्यता मिलने के पूर्व चंगेज खान ने मंगोल लोगों को सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में पुनर्गठित कर लिया, जिससे उसके भविष्य में किए गए सैन्य अभियानों की सफलता एक प्रकार से तय हो गई थी और उसने कई कबीलों को परास्त किया। 1213 में चीन की महान दीवार का अतिक्रमण हो गया। 1215 में पेकिंग नगर को लूटा गया। चिन वंश के विरुद्ध 1234 तक लंबी लड़ाइयाँ चली, पर चंगेज खां अपने अभियानों की प्रगति से बहुत संतुष्ट था और इसलिए उस क्षेत्र के सैनिक मामले अपने अधीनस्थों की देखरेख में छोड़कर 1216 में मंगोलिया में अपनी मातृभूमि लौट गया। 1218 में कराखीता की पराजय के बाद, जो चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में तिएनशान की पहाड़ियों को नियंत्रित करती थी, मंगोलों का साम्राज्य अमुदरिया, तुरान और ख्वारजम राज्यों तक फैल गया। ख्वारजम का सुल्तान मोहम्मद चंगेज खां के प्रचंड कोप का भाजक बना जब उसने मंगोल दूतों का वध कर दिया। 1219 और 1221 ईस्वी तक अभियानों में बड़े नगरों ओरटार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर और हेरात ने मंगोल सेनाओं के सम्मुख समर्पण कर दिया। जिन नगरों ने प्रतिरोध किया उनका विध्वंस कर दिया गया। निशापुर में घेरा डालने के दौरान जब एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई तो चंगेज खां ने आदेश दिया कि नगर को इस तरह विध्वंस कर दिया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके। अपने प्रतिशोध यानी राजकुमार की हत्या के लिए उसको उग्र रूप देने के लिए ऐसा संहार किया जाए कि नगर के समस्त बिल्ली और कुत्तों को भी जीवित न रहने दिया जाए। मंगोल सेनाएं सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए अजरबैजान तक चली आईं और क्रीमिया में रूसी सेनाओं को हराने के साथ उन्होंने कैस्पियन सागर को घेर लिया। और दोस्तों, सेना की जो दूसरी टुकड़ी थी, सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन का अफगानिस्तान और सिंध प्रदेश तक पीछा किया। सिंधु नदी के तट पर चंगेज खां ने उत्तरी भारत और असम मार्ग से मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया, किंतु असह्य गर्मी, प्राकृतिक आवास की कठिनाई और उसके शमन निमित्तज्ञ किए गए अशुभ संकेतों के आभास ने उसने अपने विचारों को बदलने के लिए बाध्य किया। अपने जीवन का अधिकांश भाग उसने युद्ध किए। 1227 में चंगेज खां की मृत्यु हो गई और उसकी सैनिक उपलब्धियां विस्मित करने वाली थी। ये बहुत हद तक स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली बहुत से आयामों में परिवर्तन और सुधार करके प्रभावशाली रणनीति में बदल पाने का परिणाम था। मंगोल और तुर्कों के घुड़सवारी कौशल ने उसकी सेना को गति प्रदान की। घोड़ों पर सवार होकर उसकी तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था, जिसे उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जंगलों में पशुओं का आखेट करते समय प्राप्त किया था। उनके इस घुड़सवारी तीरंदाज के अनुभव ने उनकी सैनिक शक्ति को बहुत तेज कर दिया और स्टेपी क्षेत्र के घुड़सवार हमेशा फुर्तीले, बड़ी तेज गति से यात्रा करते थे। उन्हें अपने आसपास के भूभागों और मौसम की जानकारी हो गई थी, जिसने उन्हें अकल्पनीय कार्य करने की क्षमता दी। उन्होंने घोर शीत ऋतु में युद्ध अभियान प्रारंभ किए और नगरों और शिविरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों का राजमार्गों की तरह प्रवेश किया। यायावर लोग अपनी परंपराओं के अनुसार प्राचीरों के आरक्षित शिविरों में पैठ बनाने में सक्षम नहीं थे।
पर चंगेज खां ने घेराबंदी यंत्र और नेफ्ता बमबारी के महत्व को शीघ्र जाना। उसके इंजीनियरों ने उसके शत्रुओं के विरुद्ध अभियानों में इस्तेमाल किए गए हल्के चल उपस्कर का निर्माण किया, जो उसके युद्ध में घातक प्रभाव डालने वाले थे। दोस्तों, मंगोलों द्वारा किए गए विनाश का आकलन। तो चंगेज खां के अभियानों के विषय में जो समस्त विवरण इस पर सहमत हैं कि जिन नगरों ने उनका प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया, उन पर अधिकार जमाने के बाद वहां रहने वाले बहुत से लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। इनकी संख्या बहुत अधिक है। 1220 में निशापुर में आधिपत्य करने में 17,47,000, जबकि 1222 में हिरात पर आधिपत्य के दौरान 16 लाख, 1258 में बगदाद पर आधिपत्य के समय 8 लाख लोगों का वध किया। छोटे नगरों के सापेक्षिक रूप से कम नरसंहार हुआ। नासा में 70,000, बैहाग जिले में 70,000, कोहिस्तान प्रांत में 12,000 लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। और मध्यकालीन इतिहासकारों ने मृतकों का अनुमान कैसे लगाया? इलखानों के फारसी इतिवृत्तकार जुवैनी ने बताया कि मरो में 13 लाख लोगों का वध किया गया। आप इसकी संख्या का अनुमान इस प्रकार लगाए कि 13 दिन तक 1,100,000 प्रतिदिन गिने जाते थे। तो मंगोलों द्वारा अनेक युद्ध और विनाश किए गए। यहाँ पर एक कालक्रम घोषित किया गया है कि तेमुजिन का जन्म 1167 में, 1160 और 70 के दशक में दास्ता और संघर्ष के वर्ष रहे। और देखिए, उसने चंगेज खां ने किस तरह से अपना जो है चंगेज खां का जो सैन्य विस्तार दुनिया पर चलता रहा। दोस्तों, 1258 की स्थिति बगदाद पर अधिकार और अब्बासी खिलाफत का अंत हो गया। मोंके के छोटे भाई होलेगू के अधीन ईरान में अल खानी राज्य की स्थापना की गई थी। तो किस तरह से मंगोलिया और इसके शासक, जो मंगोल शासक थे, किस तरह से उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति और कुशल प्रभावी रणनीति के द्वारा कई महाद्वीपों में अपना शासन किया। चंगेज खां के उपरांत मंगोल। दोस्तों, चंगेज खां की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य को 2 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण 1236 से 1242 तक, जिस दौरान रूस के स्टेपी क्षेत्र, बुल्गार, कीव, पोलैंड और हंगरी में भारी सफलता मिली। दूसरा चरण 1255 से 1300 तक रहा, जिसमें समस्त चीन, 1279 इराक, ईरान और सीरिया पर विजय प्राप्त की गई और इन अभियानों के बाद साम्राज्य की परिसीमाओं में स्थिरता आई। 1203 के बाद उसके दशकों में मंगोल सेनाओं को बहुत कम विपर्याय का सामना करना पड़ा, लेकिन 1260 के दशक के बाद पश्चिम के सैन्य अभियानों के शुरुआती आवेग को जारी रखना संभव नहीं हो पाया। यद्यपि वियना और उससे पश्चिमी यूरोप और मिस्र मंगोल सेनाओं के अधिकार में ही रहे, फिर भी उनके हंगरी के स्टेपी क्षेत्र से पीछे हट जाने और मिस्र की सेनाओं द्वारा पराजित होने से नई राजनीतिक प्रवृत्तियों का उदय मिला। इसके 2 पहलू थे। पहला, मंगोल परिवार में उत्तराधिकार को लेकर आंतरिक राजनीति थी, और दूसरा स्थिति ये थी कि चंगेज खां के वंश की तोलुयुद शाखा के उत्तराधिकारियों ने जोची और ओगोदेई वंशों को कमजोर कर दिया। तो मोंके, जो चंगेज खां के सबसे छोटे पुत्र तुलोई का वंशज था, उसके राज्याभिषेक के बाद 1250 के दशक में ईरान में शक्तिशाली अभियान किए गए। लेकिन 1260 के दशक में तोलुई के वंशजों ने चीन में अपने हितों की वृद्धि की, तो उस समय सैनिक और रसद सामग्रियों को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भागों की ओर भेज दिया गया। इसके परिणामस्वरूप मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोल ने एक छोटी अपर्याप्त सेना भेजी और मंगोलों की पराजय और तोलुई परिवार की चीन के प्रति निरंतर बढ़ती हुई रुचि से उसका पश्चिम की ओर विस्तार रुक गया। इसी दौरान रूस और चीन की सीमा पर जोची और तोलुई वंशजों के अंदरूनी झगड़ों ने जोची वंशजों का ध्यान उनके संभावित यूरोपीय अभियानों से हटा दिया। पश्चिम में मंगोलों का विस्तार रुका तो चीन में उनके अभियान शिथिल नहीं हुए, इसलिए उसने चीन को एकीकृत किया। और विरोधाभास है कि सबसे बड़ी सफलताएं प्राप्त करने के समय ही शासक परिवार के सदस्यों के मध्य आंतरिक विक्षोभ दिखाई देने लगे। और देखिए किस तरह से मंगोलों को महान राजनैतिक सफलताएं प्राप्त हुई और कौन सी वजह थी जो इनकी प्रगति में बाधक बने। देखिए, मंगोलों और अन्य अनेक यायावर साम्राज्यों में प्रत्येक तंदुरुस्त वयस्क सदस्य हथियारबंद होते थे। जब भी कभी आवश्यकता होती थी तो इन्हीं लोगों से सशस्त्र सेना बनती थी। विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण और उसके बाद विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों से चंगेज खां की सेना में नए सदस्य शामिल हुए। इससे उनकी सेना
जो कि अपेक्षाकृत रूप से छोटी और अविभेदित समूह थी, एक अविश्वसनीय रूप से विशाल विषम जाति संगठन में परिवर्तित हो गई और उनकी सत्ता स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के उइगुर संप्रदाय के लोग शामिल थे। केराइटों जैसे पराजित लोग भी इसमें शामिल थे, जिन्होंने अपनी पुरानी शत्रुता के बावजूद महासंघ में शामिल कर लिया गया था। चंगेज खां उन विभिन्न जनजाति समूहों जो उनके महासंघ के सदस्य थे, उनकी पहचान को योजनाबद्ध रूप से मिटाने को कृत संकल्प था और पुरानी पद्धति चंगेज खां ने इस प्रथा को कई प्रथाओं को समाप्त किया। जनजाति समूहों को विभाजित करके उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में बांट दिया। उस व्यक्ति को जो अपने अधिकारी से अनुमति लिए बिना बाहर जाने की चेष्टा करता था, कठोर दंड दिया जाता था और सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों की, जिसको तुमन कहा जाता था, और उसमें अनेक कबीलों के लोग शामिल थे। नई सैनिक टुकड़ियों को, जो उसके 4 पुत्रों के अधीन थी और विशेष रूप से चयनित कप्तानों के कार्य करती थी, नोयान कहा जाता था। और चंगेज खां ने सार्वजनिक रूप से ऐसे अनेक व्यक्तियों को आंडा या सगा भाई कहकर सम्मानित किया था और ऐसे कई आंडा से निम्न श्रेणी के भी व्यक्ति थे, स्वतंत्र व्यक्ति थे, इनकी चंगेज खां ने अपने खास नौकर के पद पे रखा। नौकर का पद इन लोगों को अपने स्वामी के साथ गहरा संबंध दर्शाता था। दोस्तों, नई श्रेणी या हायरार्की में चंगेज खां अपने 9 विजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। इससे उलूस का गठन हुआ। उलूस शब्द का अर्थ निश्चित भूभाग नहीं होता है। चंगेज खां का जीवन काल अभी भी निरंतर विजयों और साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाने का युग था, जिसकी सीमाएं बहुत बदलती रहती थीं। दोस्तों, जो उसका श्रेष्ठ पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र जोची को रूसी स्टेपी प्रदेश प्राप्त हुआ। दूसरे पुत्र चगताई को तुरान का स्टेपी क्षेत्र और पामीर के पहाड़ का क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र भी मिला। और चंगेज खां ने संकेत दिया कि उसका तीसरा पुत्र ओगोदोई उसका उत्तराधिकारी होगा और उसे महान खान की उपाधि दी जाएगी। इस राजकुमार ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी काराकोरम में प्रतिष्ठित की और उसके सबसे छोटे पुत्र तोलोए ने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त किया। चंगेज खां का यह विचार था कि उसके पुत्र परस्पर मिलजुल कर साम्राज्य का शासन करेंगे और इसे ध्यान में रखते हुए उसने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियाँ यानी तामा निर्धारित की, जो प्रत्येक उलूस में तैनात रहती थीं। परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध सरदारों की परिषद, जिसको कि किरिलताई कहा जाता है, उसमें होता था और जिसमें परिवार या राज्य के भविष्य का निर्णय, अभियानों, लूट के माल का बंटवारा, चरागाह भूमि और उत्तराधिकार आदि के समस्त निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। तो देखिए किस प्रकार ने चंगेज खां ने अपना जो विस्तार किया। यहाँ मंगोल वंश का यहाँ वृक्ष दिखाया गया है, जो है संबंध वृक्ष। यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ चंगेज खां है, उसके बाद उसके पुत्र हैं जोची है, चगताई है और ओगोदेई है। उसके अलावा एक छोटा पुत्र उसका तलुई भी है। देखिए अब यहाँ पे तलुई से जोची से यहाँ पर बातू और बरके, फिर देखिए यहाँ पर जो ओगोदेई है उससे गोमुख उसका लड़का हुआ और जो तलुई था उससे मोंके, कबीलाई, हलाकू और आरिक बोखे इनका उदय हुआ। दोस्तों, चंगेज खां ने पहले से एक फुर्तीली हरकारा पद्धति अपना रखी थी, जिससे राज्य के दूर दराज के इलाकों में संदेश भेजा जा सकता था, वहाँ की सूचना ली जा सकती थी और इससे उसे बहुत लाभ होता था। चंगेज खां की मृत्यु के बाद इस हरकारी पद्धति में और सुधार लाया गया। इस पद्धति की गति और विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती थी। इससे महान खानों को अपने विस्तृत महाद्वीपीय साम्राज्य के सुदूर स्थानों में होने वाली घटनाओं के निगरानी में सहायता मिलती थी। जो जीते गए लोग थे उनके अपने नवीन यायावर शासकों से कोई लगाव नहीं था। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए युद्धों में अनेक नगर नष्ट किए गए, कृषि भूमि को हानि हुई, व्यापार चौपट हुआ, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, इससे कहीं अधिक लोग दास बना लिए गए। संभ्रांत लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, जब सैनिक अभियानों में विराम आया तब यूरोप और चीन के भूभाग परस्पर संबद्ध हो गए थे। मंगोल विजय के बाद उत्पन्न शांति से व्यापारिक संबंध अच्छे हुए। मंगोलों की देखरेख में सिल्क रूट यानी रेशम रूट पर व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा, किंतु पहले की तरह अब व्यापारिक मार्ग चीन में ही खत्म नहीं होते थे, उनका दायरा अब बढ़ गया था।
उत्तर की ओर मंगोलिया और नवीन साम्राज्य के केंद्र काराकोरम की ओर बढ़ गए। मंगोल शासन में साम्राज्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों की सुलभ यात्रा आवश्यक थी और सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों के पास जिसे फौजी में फारसी में फैजा और मंगोल भाषा में जेरेच जारी किए जाते थे, इसमें सुविधा के लिए व्यापारी बाज नामक कर अदा करते थे, जिसका तात्पर्य ये था कि वे मंगोल शासक खान की सत्ता स्वीकार करते थे। यहाँ पर देखिए जो रेड वाला क्षेत्र है ये चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल शासक, और 1259 के पश्चात मंगोल का अधिकतर अभियान दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ उसका अभियान चला था। 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य में जो घुमक्कड़ और स्थानबद्ध समुदायों में विरोध कम होते गए। 1230 के दशक में मंगोलों ने उत्तरी चीन के चिन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की, तो मंगोल नेताओं के एक क्रुद्ध वर्ग ने दबाव डालकर ये विचार रखा कि समस्त कृषकों को मौत के घाट उतार दिया जाए और उनकी कृषि भूमि को चारागाह में परिवर्तित कर दिया जाए। लेकिन 1270 के दशक आते आते सुंग वंश की पराजय के उपरांत दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। तब चंगेज खां का पोता कुबलाई खान कृषकों और नगर के रक्षकों के रूप में उभरा। गजन खान जो चंगेज खां के सबसे छोटे पुत्र तुलोई का वंशज था, उसने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य सेनापतियों को आगाह किया था कि वे कृषकों को न लूटें। एक बार अपने भाषण के दौरान उसने कहा था कि ऐसा करने से राज्य में अस्थायित्व और समृद्धि नहीं आती, और उसके वक्तव्य की स्थानबद्ध ध्वनियाँ चंगेज खां को भी हैरानी में डाल देती थीं। दोस्तों, गजन खां का भाषण था, ये पहला इलखानी शासक था जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। वो कहता था कि मैं फारस के कृषक वर्ग के पक्ष में नहीं हूँ। यदि उन सबको लूटने का कोई उद्देश्य है तो ऐसा करने के लिए मेरे से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। चलो हम सब मिलकर उन्हें लूटते हैं, लेकिन अगर आप निश्चित रूप से भविष्य में अपने भोजन के लिए अनाज चाहते हैं तो आपके साथ कठोर होना पड़ेगा। आपको तर्क और बुद्धि से काम लेना सीखना पड़ेगा। यदि आप कृषकों का अपमान करेंगे तो उनके बैल और अनाज और बीज छीन लेंगे, उनकी फसलों को कुचलेंगे, तो आप भविष्य में क्या करेंगे? एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग और एक विद्रोही कृषक वर्ग में अंतर समझना जरूरी है। चंगेज खां के शासनकाल से ही मंगोलों ने विजित राज्यों से नागरिक प्रशासकों को अपने यहाँ भर्ती कर लिया था और कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता था। दोस्तों, मंगोल शासकों का इन पर तब तक विश्वास रहता था जब तक ये प्रशासक अपने स्वामियों के लिए कर इकट्ठा करने की क्षमता बनाए रखते थे। कुछ प्रशासक काफ़ी प्रभावशाली थे और अपने प्रभाव का उपयोग खानों पर भी करते थे। तो किस प्रकार से जो है जुबैनी परिवार ईरान में 13वीं शताब्दी के उत्तरी काल में और उसके अंत में वजीर रशीदुद्दीन ने गजन खान के लिए वह भाषण भी इसी समय तैयार किया था जो उसने अपने मंगोल देशवासियों के लिए दिया था, जिसमें उसने कृषक वर्ग को सताने की बजाय उनकी रक्षा करने की बात कही थी। दोस्तों, स्थानबद्ध या एक जगह रहने का दबाव मंगोल निवासियों के नए क्षेत्रों में अधिक था, उन क्षेत्रों में जो यायावरों के मूल स्टेपी आवास से दूर थे। धीरे धीरे 13वीं शताब्दी के मध्य तक भाइयों के बीच पिता द्वारा अर्जित धन को मिल बांटकर इस्तेमाल करने की बजाय व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना ने ले लिया और हर एक अपने उलूस, जिसका तात्पर्य अब क्षेत्रीय यानी अधिकृत क्षेत्र का स्वामी हो गया था, अंशतः उत्तराधिकार के लिए संघर्ष का परिणाम था, जिसमें चंगेज खां के वंशजों के बीच महान पद के लिए उत्कृष्ट चारागाही भूमि पाने की होड़ होती थी। चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आए टुलोई के वंशजों ने युआन और इलखानी वंशों की स्थापना की। जोची ने सुनहरा गिरोह या गोल्डन हार्ड का गठन किया और रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया। चगताई के उत्तराधिकारियों ने तुरान के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया, जिसे आजकल तुर्किस्तान कहा जाता है। और ये बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य एशिया में चगताई के वंशज और रूस यानी गोल्डन होर्ड के स्टेपी निवासियों में यायावर परंपराएं सबसे अधिक समय तक चली। चंगेज खां के वंशजों का धीरे धीरे अलग होकर पृथक समूहों में बंट जाने का तात्पर्य था उनका अपने परिवार से जुड़ी स्मृतियों और परंपराओं के सामंजस्य में बदलाव आना। तो कई चीज़ें, कई परंपराएं छोड़ दी गई, कई बदल दी गई, और हुआ ये कि इस प्रक्रिया में चंगेज खां को भी नहीं छोड़ा गया और इलखानी ईरान में 13वीं शताब्दी में फारसी इतिहास वृत्त को महान खानों के द्वारा रक्त रंजित हत्याओं का विस्तृत विवरण किया गया और मृतकों की संख्या को बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया।
बुखारा के किले पर आक्रमण में 30,000 सैनिक मारे गए। इल्खानी के विवरणों से अभी भी चंगेज खां की प्रशंसा की जाती थी, लेकिन उसमें साथ तसल्ली बख्श भी कथन दिया जाने लगा कि समय बदल गया है, अब पहले जैसा खून खराबा हो चुका। चंगेज खां के वंशजों को विरासत में जो कुछ मिला वो महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी, उन्हें एक जगह पर अपनी धाक जमानी थी। दोस्तों, डेविड आयलान के शोध के बाद यास पर हाल में हुआ कार्य वह नियम संहिता जिसके बारे में कहा जाता है कि 1206 में चंगेज खान ने किरिलताई में लागू की थी, उन जटिल विधियों का वर्णन करता है जो महान खान की स्मृति बनाए रखने के लिए उसके उत्तराधिकारियों ने प्रस्तुत की थी। दोस्तों, कई प्रकार के प्रशासनिक विनिमय जैसे आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली संगठन और 13वीं शताब्दी के मध्य तक किसी तरह मंगोलों ने यास शब्द का प्रयोग ज़्यादा सामान्य रूप से करना प्रारंभ किया, जिसका मतलब था चंगेज खां की विधि संहिता। यदि हम उस समय घटने वाली अन्य घटनाओं को देखें तो हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल एक एकीकृत जनसमूह के रूप में उभर कर आए। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो दुनिया ने पहले नहीं देखा था। मंगोलों का अपने साम्राज्य के क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप में अल्पसंख्यक थे। उनके लिए अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा करना एकमात्र उपाय उस पवित्र नियम के अधिकार के दावे के जरिए हो सकता था जो उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ था। यास मंगोल जनजात की प्रखादक परंपराओं का एक संकलन था, किंतु उसे चंगेज खां की विधि संहिता कहकर मंगोलों ने भी मूसा और सुलेमान की तरह ये अपने एक स्मृतिकार के होने का दावा किया और यास मंगोलों को समान आस्था रखने वालों के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुआ। उसने चंगेज खां और उसके वंशजों से मंगोलों की निकटता को स्वीकार किया। दोस्तों, मंगोलों का जीवन जो है उनकी कबीलाई पहचान बनाने के लिए उनके नियमों को उन पराजित लोगों पर लागू करने का आत्मविश्वास दिया और यास जो विधि संहिता थी वो एक बहुत सशक्त विचारधारा थी। हो सकता है कि चंगेज खां ने ऐसी विधि की योजना पहले से न बनाई हो, लेकिन वह निश्चित रूप से उसकी कल्पना शक्ति से प्रेरित था जिसने कि विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में महान भूमिका निभाई। यास के बारे में जान लेते हैं। 1221 में बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज खां ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी बुराई की। उसने उनको पापी कहा और चेतावनी दी कि इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप उनको अपना छिपा हुआ धन उसे देना पड़ेगा। और यह वर्णन करने योग्य एक नाटकीय घटना थी जिसको लोगों ने लंबे समय तक याद रखा और उस पर चित्र बनाया। 16वीं शताब्दी के अंत में चंगेज खां के सबसे बड़े पुत्र जूची का एक दूर का वंशज अब्दुल्ला खान बुखारा के उसी उत्सव मैदान में गया। चंगेज खां के विपरीत अब्दुल्ला खान ने वहां छुट्टी का नमाज अदा करने गया था और उसके इतिहासकार हफीज ए तानिश ने अपने स्वामी की इस मुस्लिम धर्मपरायणता का विवरण अपने इतिवृत्त में दिया और ये टिप्पणी की थी कि यह चंगेज खां के यास के अनुसार था। आइए देखते हैं निष्कर्ष। चंगेज खां और मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान क्या था। दोस्तों, जब हम चंगेज खां के बारे में सोचते हैं तो एक विजेता, नगरों को ध्वस्त करने वाला, एक ऐसे व्यक्ति जो हजारों की मृत्यु का उत्तरदायी है, उसके बारे में सोचते थे। लेकिन फिर भी मंगोलों के लिए चंगेज खां अब तक का सबसे महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, लंबे समय से चले आ रही कबीलाई लड़ाइयों और चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलवाई, उनको समृद्ध बनाया और एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया और व्यापार के रास्तों और बाजारों को पुनर्स्थापित किया जिसमें वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री भी आए। चंगेज खां के इन परस्पर विरोधी चित्रों के कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं बल्कि ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह एक प्रभावशाली दृष्टिकोण दूसरों को मिटा देता है। दोस्तों, मंगोल शासक स्वयं विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबद्ध रखने वाले थे। शमन, बौद्ध, ईसाई और अंततः इस्लाम। उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर भी अपने वैयक्तिक मत नहीं थोपे थे। सब जातियों और धर्मों को लोगों को अपने यहाँ प्रशासक और हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भर्ती किया था। और भारत में देखिए कि यह उस समय के लिए असामान्य बात थी। इतिहासकार जब उन विधियों का अध्ययन करने में लगे हैं जिसके माध्यम से मंगोल अपने बाद में आने वाली शासन प्रणालियों जैसे कि भारत में मुगल शासकों के अनुसरण के लिए आदर्श प्रस्तुत करें। मंगोल और किसी भी यायावर शासन प्रणाली में संबंधित जिस तरह के प्रलेख हैं उनसे ये समझना वस्तुतः असंभव है कि वह कौन सा प्रेरणा स्रोत था जिसने साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदायों में बटे हुए लोगों का एक परिसंघ बनाया। इसलिए मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न वातावरण में परिवर्तित हो गया।
फिर भी मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खां की एक प्रेरणा प्रभावशाली शक्ति बनी रही। दोस्तों 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य राजा तैमूर, जो एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था, उसने अपने को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया, क्योंकि वह चंगेज खां का वंशज नहीं था। जब उसने अपनी स्वतंत्र प्रभुसत्ता की घोषणा की तो अपने को चंगेज खानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया, और आज दशकों के रूसी नियंत्रण के बाद मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। उसने चंगेज खां को एक महान राष्ट्रनायक के रूप में लिया है, जिसका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है, जिसकी उपलब्धियों का वर्णन गर्व के साथ किया जाता है। और मंगोलिया के इतिहास में इस निर्णायक समय में चंगेज खां एक बार फिर मंगोलों के लिए एक आराध्य व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है, जो महान अतीत और स्मृतियों को जागृत करके राष्ट्र की पहचान बनाने की दिशा में शक्ति प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्र को भविष्य की ओर ले जाएगा। यहाँ पर देखिए कुबलाई खां और चाबी शिविर में, यहाँ पर देखिए किस तरह से ये चित्र दिखाया गया है। तो दोस्तों ये था 11वीं कक्षा के इतिहास का 5वां अध्याय, यायावर साम्राज्य या घुमक्कड़ साम्राज्य। इसमें हमने मंगोल, चंगेज खां और उनके वंशजों तथा चंगेज खां के बाद मंगोलों की उपलब्धियों और उनके अभियानों का विश्व इतिहास पर पड़े प्रभावों के बारे में अध्ययन किया। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।